हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, विद्याशक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे इस वीडियो में यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना। इससे पहले के वीडियो में अपन ने प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना और यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है, ठीक है, उसकी संरचना हमने वैसे पढ़ ली है, ठीक है। और उसके अगले वीडियो में हमने यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर होता है वो भी हमने पढ़ लिया। आज अब अपन पढ़ेंगे यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना के बारे में डिटेल से, ठीक है। तो डिटेल में पढ़ेंगे, इसका मतलब है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत कौन कौन सी संरचनाएं हैं वो पाई जाती है। जैसे केंद्रक है, कोशिका भित्ति है, कोशिका झिल्ली है, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रदेवी जालिका, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में आज अपन पढ़ेंगे, मतलब एक यूकैरियोटिक कोशिका की डिटेल से जानकारी अपन प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो पढ़ते हैं अपन यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना। तो यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना को अपन 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। इसकी संरचना जो होती है, इसकी संरचना को कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। एक होती है कोशिका भित्ति, एक होता है कोशिका झिल्ली, एक होती है कोशिका भित्ति। इसकी संरचना में 3 मुख्य भाग दिखाई देते हैं। एक होती है कोशिका भित्ति, एक होती है कोशिका झिल्ली, ठीक है, कोशिका झिल्ली, और एक होगी आपके जीवद्रव्य, ठीक है, जीवद्रव्य। तीसरे को शामिल करेंगे जीवद्रव्य को, जिसको अपन प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है, जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। तो एक यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना को अपन मोटे तौर पर 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में बांटते हैं। एक तो हो जाएगी कोशिका भित्ति, एक हो जाएगी कोशिका झिल्ली, ठीक है, और एक हो जाएगा इसका जीवद्रव्य भाग। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में अपने को पढ़ना है डिटेल से। इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ कोशिका भित्ति के बारे में। किसके बारे में? कोशिका भित्ति होती है वो क्या होती है, इसका जैसे कोशिका भित्ति क्या है, ठीक है, इसका जो कार्य है वो क्या होता है कोशिका के लिए, ठीक है, और ये किस में उपस्थित होती है, किस में अनुपस्थित होती है, ठीक है, किस किस में ये पाई जाती है, किस किस में ये नहीं पाई जाती है, ठीक है। और इसके अलावा इसकी अपन संरचना की भी बात करेंगे। संरचना पूरी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि जो जनरल साइंस जिन कंपटीशन एग्जाम में शामिल किया जाता है जनरल साइंस के तौर पर विज्ञान को, तो ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। जितनी जानकारी आपको जरूरी है जनरल साइंस में, तो उतनी जानकारी मैं यहाँ पर बताऊंगा। इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा बताकर आपका टाइम खराब नहीं करूंगा, क्योंकि वो चीज़ें आपके एग्जाम में आएगी भी नहीं, ठीक है। तो अपन बात करें सबसे पहले कोशिका भित्ति की। दोस्तों, कोशिका भित्ति की अपन बात करें तो कोशिका भित्ति है वो पहली बात तो सब कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। आगे बात समझ में, कुछ कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर एक निर्जीव भित्ति पाई जाती है, ठीक है। कुछ कोशिकाओं में, ध्यान रखना है, सब कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। कुछ कोशिकाओं में, किन में? कुछ कोशिकाओं में, किसके? कोशिका झिल्ली के बाहर। ध्यान रखना है, कोशिका झिल्ली अंदर होती है, कोशिका भित्ति बाहर होती है। यदि कोशिका भित्ति पाई जाती है तो, अदरवाइज सब में कोशिका भित्ति नहीं होती है, ठीक है। कोशिका झिल्ली के बाहर, कोशिका झिल्ली के बाहर एक निर्जीव भित्ति पाई जाती है, ठीक है। कैसी भित्ति होती है? निर्जीव और मजबूत, ठीक है। तो ये एक निर्जीव भित्ति होती है। कैसी भित्ति होती है? निर्जीव भित्ति होती है, जो कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाती है कुछ कोशिकाओं में। अब वो कुछ कोशिकाएं कौन कौन सी है? जैसे अपन बात करें तो जीवाणु या मोनेरा जगत के जो सदस्य होते हैं, मोनेरा जगत में आ जाता है अपने जीवाणु। इसके अलावा बात करें तो कुछ प्रोटिस्टा, सब नहीं, कुछ प्रोटिस्टा के जो सदस्य होते हैं उनके अंदर भी कोशिका भित्ति है वो पाई जाती है। इसके अलावा सभी कवकों और पादपों में कोशिका भित्ति है वो पाई जाती है। ये निर्जीव भित्ति होती है, ठीक है, जो कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाती है, ठीक है। तो सभी कवकों में पाई जाती है, सभी पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर भित्ति पाई जाती है, कुछ प्रोटिस्टा में पाई जाती है, और सभी जीवाणु में कोशिका झिल्ली वो पाई जाती है। आगे बात समझ में, ठीक है। अब ये जो कोशिका भित्ति होती है वो
इन अलग अलग जीव में अलग अलग प्रकार के पदार्थों से बनी होती है। ठीक है, तो बात करें अपन जीवाणु में, किसमें? जीवाणु में। ठीक है, तो जीवाणु के अंदर जो कोशिका जो भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन, या जिसको अपन बोलते हैं म्यूकोपेप्टाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसको अपन बोलते हैं म्यूकोपेप्टाइड। ठीक है, तो इसकी बनी होती है, या इसको अपन पॉलीसेक्राइड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेकेराइड। ठीक है, या ये भी लिखा हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, म्यूकोपेप्टाइड, म्यूकोपेप्टाइड प्लस म्यूरिन ये भी लिखा हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई सा भी लिखा हुआ है तो वो जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है इन पदार्थों की। आगे बात समझ में। उसके बाद बात करें कुछ प्रोटिस्टा की, सब में नहीं होती है, कुछ प्रोटिस्टा जगत के जो सदस्य होते हैं उनमें भी कोशिका भित्ति है वो पाई जाती है। ठीक है, तो प्रोटिस्टा जगत के जो कुछ सदस्य होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर कोशिका भित्ति है वो पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा सब में नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब इसके अलावा बात करें आगे, तो कवकों के अंदर कवकों में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। किसमें? कवकों में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। कवकों में ये बनी होती है काइटिन की। किसकी बनी होती है? कवकों में ये काइटिन की बनी होती है, या जिसको अपन बोलते हैं कवक सेल्यूलोज। क्या कहते हैं? कवक सेल्यूलोज। तो कवकों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक सेल्यूलोज या काइटिन की बनी होती है। प्रोटिस्टा के कुछ सदस्यों के अंदर कोशिका भित्ति वो पाई जाती है, सेल्यूलोज या पेक्टिन है वगैरह की पाई जाती है। ठीक है, और अब बात करें पादपों की। किसकी बात करें? पादपों की। तो पादपों में मुख्यतः कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज के अलावा पादपों की कोशिका भित्ति में आपके हेमीसेल्यूलोज हो सकता है। कौन हो सकता है? हेमीसेल्यूलोज हो सकता है। हेमीसेल्यूलोज के अलावा प्रोटीन हो सकता है, पेक्टिन हो सकता है, प्रोटीन, पेक्टिन। ठीक है, इस प्रकार के पदार्थों से पादपों की कोशिका भित्ति बनी होती है। ठीक है, अब यदि मोटे तौर पे यदि क्वेश्चन की बात करें तो पूछा जाता है पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। इतना आपको याद रखना है। कवकों में कोशिका भित्ति पूछे तो किसकी बनी होती है? काइटिन या कवक सेल्यूलोज। ज्यादातर यही वर्ड दिया रहता है, काइटिन। कवक सेल्यूलोज बहुत कम किताबों में दिया हुआ रहता है, तो काइटिन की बनी होती है। ठीक है, और जीवाणु की कोशिका भित्ति पूछे तो पेप्टिडोग्लाइकन या पॉलीसेकेराइड बोलते हैं इसको अपन। ठीक है, इसके अलावा या म्यूकोपेप्टाइड या म्यूरिन की बनी कोशिका भित्ति है वो पाई जाती है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ध्यान रखना है। ठीक है, जंतुओं की जो कोशिकाएं होती है उनमें कोशिका भित्ति है वो नहीं पाई जाती है, ये ध्यान रखना है। बाकी सभी पादपों में, इसके अलावा कुछ प्रोटिस्टा, सभी कवकों में और सभी जीवाणुओं के अंदर कोशिका भित्ति वो पाई जाती है। तो ये तो है कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति किन किन जीवों में किन किन पदार्थों से बनी होती है। अब यदि अपन कोशिका भित्ति की संरचना की और आगे बात करें तो कोशिका भित्ति की संरचना में 4 स्तर दिखाई देते हैं। कितने स्तर? 4 स्तर। कोशिका भित्ति में 4 अलग अलग पदार्थों से बनी हुई परतें पाई जाती है जो अलग अलग समय पर बनती है। कहने का मतलब ये है कि कोशिका भित्ति के 4 स्तर होते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में देखें, केवल नाम देखेंगे क्योंकि ज्यादा डिटेल से इनके बारे में आता नहीं। तो सबसे पहला जो स्तर होता है कोशिका भित्ति का वो होता है मध्य पटली का। क्या होता है? मध्य पटली का। उसके नीचे की तरफ जो स्तर होता है उसको बोलते हैं प्राथमिक भित्ति। कौन सी भित्ति? प्राथमिक भित्ति। उसके नीचे तीसरा स्तर होता है जिसको बोलते हैं द्वितीयक भित्ति। कौन सी भित्ति? द्वितीयक भित्ति। और लास्ट चौथा स्तर जो होता है वो होता है तृतीयक भित्ति का। किसका होता है? तृतीयक भित्ति का होता है। तो कोशिका भित्ति के ये 4 स्तर होते हैं, याद रखना है। ठीक है, सबसे बाहर से अंदर की ओर चलते हैं तो ये क्रम रहेगा इनका। सबसे बाहर मध्य पटली का, प्राथमिक भित्ति, द्वितीयक भित्ति और तृतीयक भित्ति। सबसे पहले जो कोशिका भित्ति बनती है वो मध्य पटली का ही बनती है, ध्यान रखना। सर्वप्रथम बनने वाला ही भित्ति का स्तर कौन सा है? मध्य पटली का होता है। आगे बात समझ में। ठीक है, अब
ये जो कोशिका जो भित्ति होती है इसकी उत्पत्ति कब होती है, ठीक है, तो उसको अपन देखते हैं। कोशिका भित्ति की उत्पत्ति की अपन बात करें तो जब भी कोशिका विभाजन होता है और कोशिका विभाजन से दो कोशिकाएं बनेगी, मतलब एक कोशिका में कोशिका विभाजन होगा तो दो नई संतति कोशिकाएं बनेगी। तो जब दो नई संतति कोशिकाएं बनती है तो कोशिका विभाजन की जो टीलोफेज अवस्था है, कौन सी अवस्था, कोशिका विभाजन की टीलोफेज अवस्था, ठीक है, कौन सी अवस्था, टीलोफेज। केंद्रक विभाजन की अवस्था है, ध्यान रखना, केंद्रक विभाजन की अवस्थाएं याद होनी चाहिए आपको, प्रोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, एनाफेज और टीलोफेज, लास्ट वाली अवस्था। कोशिका विभाजन जब पढ़ेंगे अपन तो इसके बारे में भी मैं डिटेल से बताऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। अभी अपने को इसके बारे में देखना है। तो कोशिका भित्ति की उत्पत्ति जो केंद्रक विभाजन की जो टीलोफेज अवस्था होती है, उस अवस्था के अंदर जो अंतःप्रद्रवी जालिकाएं हैं, ठीक है, एक तो किस किस से बनती है ये, अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, ठीक है। इसके अलावा गाल्जी काय, गाल्जी काय और अंतःप्रद्रवी जालिका और गाल्जी काय के जो वेसिकल्स होते हैं, पुट्टिकाएं जो होती है, इनके जो वेसिकल्स होते हैं, ठीक है, इन वेसिकल्स, ये वेसिकल्स गाल्जी काय और अंतःप्रद्रवी जालिका के भी भाग है भाई। जब अपन कोशिका अंग वाला पॉइंट पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा गाल्जी काय की संरचना कैसी होती है और अंतःप्रद्रवी जालिका की संरचना कैसी होती है, ठीक है। तो कोशिका विभाजन की जो केंद्रक विभाजन की जो अंतिम प्रावस्था है ना, ये केंद्रक विभाजन की प्रावस्थाएं ध्यान रखना है, 4 केंद्रक विभाजन। तो केंद्रक विभाजन की जो अंतिम प्रावस्था है टीलोफेज प्रावस्था। इस टीलोफेज प्रावस्था के पश्चात क्या होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और उस टाइम अंतःप्रद्रवी जालिका, गाल्जी काय और जो इनके जो वेसिकल्स होते हैं, इनके द्वारा कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। और इन तीनों के द्वारा जो सबसे पहला अभी मैंने बताया था, कोशिका भित्ति का सबसे पहला स्तर कौन सा है, मध्य पटलिका। कौन सा है, मध्य पटलिका। तो सबसे पहले इनके द्वारा क्या बनती है, मध्य पटलिका का निर्माण होता है। उसके बाद मध्य पटलिका के नीचे प्राथमिक भित्ति, फिर द्वितीयक भित्ति, फिर तृतीयक भित्ति का निर्माण है वो होता रहता है। तो ध्यान रखना है कौन सी अवस्था में, टीलोफेज अवस्था में अंतःप्रद्रवी जालिका, गाल्जी काय और इनके जो वेसिकल्स होते हैं, इनके द्वारा सबसे पहले मध्य पटलिका का निर्माण है वो होता है, ठीक है। अब बात करें कोशिका भित्ति के प्रमुख कार्य है वो कौन कौन से होते हैं। इसके कार्यों को अपन 4-5 भागों में डिवाइडेड कर सकते हैं। वैसे तो कोशिका भित्ति के बहुत सारे कार्य ध्यान रखना है, लेकिन कार्य उन्हीं को शामिल कर रहा हूं मैं जो आपके काम के हैं, ठीक है। जो आपको पता है भाई साइंस में या हर किसी भी पॉइंट को अपन कितना भी डिटेल से पढ़ सकते हैं, पढ़ने की कोई किसी पॉइंट की सीमा नहीं होती है। अपने को उस चीज़ को ध्यान में रखना कि अपने एग्जाम में कितनी सी चीज़ उसके बारे में पूछी जाएगी, तो उसको अपन को ध्यान में रखते हुए या उसी के मद्देनजर मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। तो वो आपको चिंता नहीं करनी है कि कोई चीज़ मैं छोड़ रहा हूं, नहीं। जनरल साइंस की आपको तैयारी करनी है तो आप इस चैनल से रेगुलर जुड़े रहो। गारंटी के साथ कहता हूं, एक भी क्वेश्चन जनरल साइंस का कोई भी आपके बाहर नहीं जाने दूंगा, ये मेरा दावा है। पर आपको कंटिन्यू लगातार चैनल से जुड़े हुए रहना पड़ेगा, बीच में ड्रॉप आउट नहीं होना है, ठीक है। तो बात करें इसके कार्यों की, कोशिका भित्ति के कार्यों की, तो सबसे पहला जो कार्य होता है कोशिका भित्ति का वो होता है कोशिका को निश्चित आकृति और आकार प्रदान करना। कोशिका को निश्चित आकृति व आकार प्रदान करना, आकृति व आकार प्रदान करना, एक तो हो गया ये कार्य इसका, ठीक है। इसके अलावा दूसरे कार्य की बात करें तो ये क्या करती है, कोशिका को यांत्रिक मजबूती प्रदान करती है। कोशिका को कौन सी यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है, यांत्रिक मजबूती, यांत्रिक मजबूती प्रदान करती है, ठीक है ना। यंत्रवत एक मजबूती प्रदान करती है कोशिका को, ठीक है। इसके अलावा यदि अपन देखें कोशिका भित्ति के तीसरे कार्य को अपन देखें तो कोशिका जो भित्ति है वो निश्चित आकृति और आकार प्रदान करने के साथ साथ कोशिका को क्या करती है, यांत्रिक मजबूती भी प्रदान करती है। और साथ ही साथ जो कोशिका का जो जीवद्रव्य होता है, प्रोटोप्लाज्म, जीवद्रव्य जो प्रोटोप्लाज्म होता है,
प्रोटोप्लाज्म या जिसको अपन बोलते हैं जीव द्रव्य, इस जीव द्रव्य की प्रतिकूल किस वातावरण से, प्रतिकूल वातावरण से या प्रतिकूल स्थिति से क्या करती है, रक्षा करती है। प्रतिकूल स्थिति से क्या करती है, सुरक्षा करने का कार्य करती है। जैसे कैसे, जैसे मान लिया भाई पेड़ पौधे तो एनी टाइम धूप में ही रहते हैं, सही बात है ना। अपन तो छाया में चले जाते हैं, गर्मी हो रही है पंखा चला लिया, एसी चला ली, कूलर चला लिया, लेकिन पौधे बेचारे कहाँ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अन्य जीवाणु वगैरह बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। तो ऐसे जो जीव होते हैं उनमें प्रतिकूल स्थिति, जैसे बहुत ज्यादा तापमान है, बहुत ज्यादा ठंड है, ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो जीव द्रव्य को सुरक्षित रखने का कार्य किसका होगा, कोशिका भित्ति का ही होगा। क्योंकि यदि जो जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य के अंदर के जो एंजाइम है वो यदि अपघटित हो गए या निष्क्रिय हो गए तो जैविक क्रियाएं बंद हो जाएगी, जैविक क्रियाएं बंद हो जाएगी तो कोशिका डेड हो जाएगी, मृत हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य की क्या करती है, ये सुरक्षा करती है और कोशिका को जीवित रखने का कार्य किया जाता है, ठीक है। इन तीन कार्यों के अलावा कोशिका का जो चौथा कार्य जो होता है, ठीक है, वो होता है अंतराकोशिकीय पदार्थों का संवहन करना। किनका, अंतराकोशिकीय पदार्थों का संवहन करना। चौथा कार्य हो गया अंतराकोशिकीय पदार्थों का संवहन करना, ठीक है। संवहन करना, संवहन का मतलब स्थानांतरण करना। अंतराकोशिकीय पदार्थ का मतलब है कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाने वाले पदार्थ। जैसे मान लीजिए ये एक पादप कोशिका, ये दूसरी पादप कोशिका है, तो इस कोशिका से पदार्थ इसमें जाएंगे, इससे इसमें जाएंगे। पदार्थों का जो आवागमन है वो कोशिकाओं के मध्य लगातार होता रहता है। तो इसका कार्य है वो भी कोशिका भित्ति के द्वारा ही किया जाता है। कोशिका भित्ति में एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जो जीवद्रव्य तंतुओं से बनी होती है, जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, है ना। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा, या जिसको अपन बोलते हैं जीवद्रव्य तंतु। क्या बोलते हैं, जीवद्रव्य तंतु। ये जीवित द्रव्य के कुछ तंतु होते हैं जो अंतःपर्दिव जालिका है, कोशिका झिल्ली है, इनसे बने होते हैं। इनको अपन प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। तो ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है, इनके द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में विभिन्न प्रकार के पदार्थों का क्या किया जाता है, संवहन किया जाता है। तो ये प्लाज्मोडेस्माटा किस में से होकर जाते हैं, कोशिका भित्ति में से होकर जाते हैं। तो इनडायरेक्टली ये, वैसे डायरेक्ट तो ये कार्य प्लाज्मोडेस्माटा का है, लेकिन ये प्लाज्मोडेस्माटा किस में से होकर एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाता है, कोशिका भित्ति के माध्यम से होकर। इसलिए इनडायरेक्ट रूप से ये कोशिका भित्ति का ही कार्य माना जाएगा। ये प्रासरण दाब का संतुलन भी बनाए रखती है प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से, है ना। प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से किसका, प्रासरण दाब का संतुलन। पांचवा कार्य हो जाएगा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, प्रासरण दाब, ठीक है। प्रासरण दाब को मेंटेन करती है ये, प्रासरण दाब का संतुलन, है ना। दो कोशिकाओं के बीच में प्रासरण दाब यदि ऊपर नीचे होता है तो उस प्रासरण दाब को प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से जीवद्रव्यों को इधर उधर भेजकर, या प्रासरण दाब में अंतर किस पदार्थ के कारण आया है, भाई दो कोशिका, एक का प्रासरण दाब कम हो गया और एक का हो गया ज्यादा, तो वो जो प्रासरण दाब कम या ज्यादा हुआ तो किस पदार्थ की वजह से हुआ है, तो उस पदार्थ को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से भेजकर प्रासरण दाब को संतुलित करने का कार्य किया जाता है। तो मुख्य तौर पर कोशिका भित्ति के ये 5 कार्य आपको याद रखना है, ठीक है। तो कोशिका भित्ति के संबंध में अपन इतनी ही जानकारी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। इन सब चीजों को एक बार मैं नोट्स के रूप में लिख देता हूं ताकि आप उनका स्क्रीनशॉट ले सको। ये तो यूकेरियोटिक कोशिका की संरचना के बारे में एक बार इसकी जानकारी मैंने लिख दी है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, बात कर रहे हैं फटाफट। कोशिका की संरचना को निम्न 3 भागों में बांट सकते हैं। जो यूकेरियोटिक कोशिका है उसकी संरचना को कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में। नंबर 1 कोशिका भित्ति, सेल वाल्व, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, और जीवद्रव्य जिसको अपन बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कोशिका भित्ति के बारे में। तो कुछ कोशिकाओं में, सब में नहीं, कुछ कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर एक दृढ़ निर्जीव आवरण पाया जाता है जिसे कोशिका भित्ति क्या कहते हैं, जिसे कोशिका भित्ति या सेल वाल्व कहते हैं। ध्यान रखना, दृढ़ और निर्जीव। कोशिका भित्ति निर्जीव होती है जबकि कोशिका झिल्ली कैसी होती है, सजीव होती है, ठीक है। कोशिका झिल्ली कैसी होती है, सजीव,
और कोशिका भित्ति कैसी होती है, निर्जीव। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, जैसे कि बात करें अपन एग्जाम्पल की, जीवाणु में पाई जाती है, कुछ प्रोटिस्टा में पाई जाती है, ठीक है, और सभी प्रकार के पादपों में पाई जाती है, पर जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, पादपों में जो कोशिका भित्ति है, पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है, मुख्यतः सेल्यूलोज ही आता है कंपटीशन एग्जाम में। इसके अलावा भी याद रखो तो रख सकते हो हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन और प्रोटीन, ये भी पादपों की कोशिका भित्ति में पाए जाते हैं। ठीक है, कवकों की कोशिका भित्ति बात करें तो काइटिन की बनी होती है, जिसको अपन कवक सेल्यूलोज बोलते हैं। के फॉर कवक, के फॉर काइटिन, ट्रिक याद रख लेना इसका। ठीक है, ट्रिक क्या हो जाएगा, के फॉर कवक और के फॉर क्या हो जाएगा, काइटिन हो जाएगा। ठीक है, तो कवकों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन, जिसको कहता है कवक सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, मोनेरा जगत, जो जीवाणु जगत है, जीवाणु में जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, या जिसको अपन पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। इसके अलावा म्यूरिन या म्यूरेमिक अम्ल भी लिखा हुआ आ सकता है, तो भी वही होगा। ठीक है, पर इतना आपके ज्यादा पूछेगा नहीं। ठीक है, आपके ज्यादातर कवकों की और पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है यही पूछता है, या कोशिका भित्ति की विशेषताएं 2-3 विशेषताएं पूछ ली या कार्य पूछ लिया, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, अब बात करें कोशिका भित्ति की उत्पत्ति। ठीक है, तो कोशिका भित्ति की उत्पत्ति, इसमें 2 चीजें पूछी जा सकती है। कोशिका भित्ति की जो उत्पत्ति है वो कोशिका विभाजन की जो अंतिम अवस्था होती है, केंद्रक विभाजन की अवस्था, ध्यान रखना, जिसका नाम है टीलोफेज। तो टीलोफेज अवस्था के अंतर्गत, किस अवस्था में, टीलोफेज अवस्था में गाल्जी काई, अंतःप्रद्रवी जालिका और इनके जो वेसिकल्स होते हैं, इनके द्वारा सबसे पहले कोशिका पट बनता है। क्या बनता है, कोशिका पट का निर्माण होता है। इस कोशिका पट से बाद में मध्य पटलिका का निर्माण हो जाता है, और मध्य पटलिका के नीचे प्राथमिक भित्ति, द्वितीयक भित्ति, तृतीयक भित्ति, इनका निर्माण है वो होता रहता है। ठीक है, बाद में, और इस प्रकार कोशिका भित्ति वो बन जाती है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कोशिका भित्ति के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। ठीक है, तो उनका लिख देता हूं मैं, पढ़ लिया हमने, उसका अभी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। पहला कार्य है कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार प्रदान करना हो जाएगा। कोशिका का दूसरा कार्य हो जाएगा यांत्रिक शक्ति प्रदान करना। ठीक है, कोशिका को यांत्रिक शक्ति प्रदान करना। कोशिका भित्ति का तीसरा जो कार्य, पहला आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, जल्दी से। ओके, तीसरा कार्य हो जाएगा कोशिका एवं जीवद्रव्य जो प्रोटोप्लाज्म है उसकी प्रतिकूल परिस्थितियों से क्या करना, सुरक्षा करना। और चौथा हो जाएगा कोशिका भित्ति में उपस्थित प्लाज्मोडेस्माटा, जिनको जीवद्रव्य तंतु कहते हैं, इनके द्वारा अंतराकोशिकीय पदार्थों का संवहन करना। और पांचवा जो कार्य है वो प्लाज्मोडेस्माटा की सहायता से कोशिकाओं के मध्य प्रासरणीय दाब का संतुलन बनाए रखना। तो ये 5 प्रमुख कार्य कोशिका भित्ति के हैं। ठीक है, वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है, ठीक है, तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हाथों हाथ मिल जाए। जय हिंद।